हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज़ में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 भूगोल, जिसमें हम जानेंगे यूपीएससी जिन जिन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को रिपीट करता है, क्वेश्चंस को देता है, उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डाले हैं, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। और अगर आपने इस सीरीज़ की 2-3 वीडियो भी पहले आ चुकी है, जैसे कि पॉलिटी की और भूगोल का भी फर्स्ट पार्ट आ चुका है, और पॉलिटी की 2 वीडियो आ चुकी हैं, 2 पार्ट आ चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाएं चैनल पे देखें। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। भूगोल क्वेश्चन सीरीज़, ठीक है, टॉप 500 सीरीज़। हमारा आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। आपने देखा होगा कि युग्मों पर कितने ज़्यादा 2022 में क्वेश्चंस भी देखे गए हैं, तो उसी बेस पे हमने ये क्वेश्चंस रेडी किए हैं, ठीक है। चलिए, हमारा क्वेश्चन है, अपरदन के प्रकार हैं और संभावित उपाय दिए गए हैं, अर्थात उनको रोकने के उपाय दिए गए हैं। तो फर्स्ट है अंगुलियाकार अवनालिकाएँ, ठीक है, उनके कुछ युग्म दिए गए हैं। सीढ़ीदार खेतों का निर्माण करना, बड़ी अवनालिकाएँ अर्थात रोक बांध, अवनालिकाओं का शीर्ष की ओर फैलाव और अवनालिका को बंद करना, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित युग्म हैं, ठीक है, अर्थात अपरदन के प्रकार को रोकने के लिए संभावित उपाय कौन से हैं। तो ये तीनों ही एकदम करेक्ट हैं, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा डी। बात करें अपरदन के बारे में, ठीक है, अपरदन के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, क्योंकि इसके आसपास की चीज़ें भी आ सकती हैं, तो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करें जल अपरदन, अपरदन मुख्य रूप से परत और अवनालिका अपरदन के रूप में होता है, और ये बहता जल इसके मुख्य कारकों में से एक है, जो मृदा के कणों को दूर बहा ले जाता है, ठीक है। परत अपरदन जैसे कि समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद होता है ना, इसमें क्या होता है, मृदा का हटना आसानी से दिखाई नहीं देता है, लेकिन वहीं अगर आप तीव्र ढालों पर देखें तो वहाँ पे अवनालिका अपरदन होता है, ठीक है। तीव्र ढालों पर क्या होती है कि आपने देखा होगा कि मिट्टियाँ खिसक जाती हैं, पहाड़ खिसक जाते हैं, तो वो अपरदन का ही कारण होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, जैसे कि सीढ़ीदार खेत बना दिए जाते हैं, रोक बांध बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वहाँ पे अपरदन को रोकने के संभावित उपाय किए जाते हैं। तो हमारा डी जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है। बात करें फोन पवन या चिनूक पवन के बारे में, ठीक है। फोन पवन या चिनूक पवन क्या है उसके बारे में बात करें तो यह शुष्क पवनें हैं जो पर्वतों के पवनाभिमुख ढालों पर बहती हैं, जो अवरोही वायु बढ़े हुए दाब से संपीड़ित हो जाती हैं और यह तापमान बढ़ा देती हैं, जिससे फसलें और फलों में जो वृद्धि है, फलों की वृद्धि क्या होती है, तेज हो जाती है ना, फलों की वृद्धि तेज हो जाती है। तो दिए गए हैं कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। इसके हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हम ऑप्शन देखते हैं, केवल एक, केवल दो, एक दो, या ना तो एक ना ही दो। तो इसका आंसर हो जाता है बी, ठीक है, इसका आंसर हो जाता है बी, अर्थात एक केवल दो, इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है वही सही है। अब इसके बारे में जाने कि फोन पवन या चिनूक पवन क्या होती हैं। तो फोन पवन और चिनूक पवनें दोनों ही शुष्क पवनें हैं, जो पर्वतों के पवनाभिमुख ढालों पर बहती हैं, पर जब अवरोही वायु बढ़ते हुए दाब से संपीड़ित हो जाती हैं, ठीक है, क्या होता है, अवरोही, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड रुकिएगा। तो ये जो पवने हैं वो शुष्क पवने हैं, ये करेक्ट है, लेकिन जो पर्वतों के पवनाभिमुख, ठीक है, ये पवनाभिमुख नहीं है, पवना विमुख है, ठीक है, पवनों के विमुख ढालों पर ये बहती हैं, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। वहीं उत्तरी आल्प्स की घाटियों में अगर विशेष रूप से बसंत ऋतु के दौरान स्विट्जरलैंड में फोन पवन का अनुभव होता है, और सर्दियों में यूएसए में भी, कनाडा में भी रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढलानों में चिनूक पवनों का भी अनुभव किया जाता है। तो ठीक है, ये पवनों का प्रकार है, और उत्तरी अमेरिका में इन्हें चिनूक कहा जाता है, जिसका अर्थ है हिम भक्षक, ठीक है, स्नो ईटर, अर्थात जो स्नो को ईट करता है, अर्थात खाता है। और अगर हवा वहाँ पे लगेगी स्नो पे तो वो जाहिर सी बात है कि वहाँ से स्नो पिघलेगी, ठीक है। यह फसलों और फलों की वृद्धि में तेजी लाता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, तथा हिम के ढके चारागाहों की हिम को भी यह पिघला देती है, इसलिए जो सेकंड कथन है वो बिल्कुल करेक्ट है। वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि उस पर जो बर्फ जमी होती है उन्हें ये हवा पिघला देती है, जिससे क्या होता है, वहाँ पे फसलों की वृद्धि में तेजी आ जाती है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु के स्थानीय तूफानों के संदर्भ में काल वैसाखी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट जो दिए गए हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि स्थानीय रूप में इन्हें आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये आमों को शीघ्र पकने में सहायता करते हैं। ठीक है, वहीं सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है कि यह केरल और कर्नाटक राज्यों में सर्वाधिक प्रचंड होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा सी, अर्थात ये दोनों ही सही स्टेटमेंट है, एकदम करेक्ट है। ग्रीष्म ऋतु से क्या होता है कि स्थानीय तूफानों के संदर्भ में जो काल वैशाखी है वो स्थानीय तूफान को कहते हैं, और ये आम वर्षा अर्थात आम के पकने में सहायता करते हैं, और ये केरल तथा कर्नाटक में सर्वाधिक प्रचंड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रही नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है लूखा नदी छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी भाग में बहती है। सेकेंड है कि अथरापल्ली जलप्रपात चलकुड़ी नदी पर स्थित है। थर्ड स्टेटमेंट है कि साबरमती नदी का जो उद्गम है वो अरावली पर्वतमाला से होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। ठीक है, कौन सा कथन एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है बी, अर्थात केवल 2 और 3। ठीक है, ये 2 और 3 स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। इसके बारे में जान लेते हैं। जो लूखा नदी है वो मेघालय की पूर्वी जयंतीय पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है, तो छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी भाग में नहीं है, मेघालय की जयंतीय पहाड़ियों के दक्षिण भाग में ये स्थित है। और ये नदी नीचे की ओर अपने प्रवाह के दौरान लूनर नदी तथा नरपुर रिजर्व फॉरेस्ट तथा इस क्षेत्र में तरंगित पहाड़ियों से निकलने वाली छोटी सरिताओं से जल प्राप्त करती है। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, बाकी दो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। बात करें चलकुड़ी के बारे में, चलकुड़ी नदी केरल की 5वीं सबसे बड़ी लंबी नदी है। ठीक है, यह अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है और पादपों की सदाबहार और अर्ध सदाबहार प्रजातियों के अतिरिक्त यहाँ पर विशिष्ट नद तटीय प्रजातियों की उपस्थिति देखने को मिलती है। और इस नदी पर अथरापल्ली का वजांचल जैसे प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित है। ठीक है, अथरापल्ली का वजांचल जैसे प्रसिद्ध जलप्रपात यहाँ पे स्थित है। ठीक है, और हाल ही में केरल की सरकार ने चलकुड़ी नदी बेसिन पर प्रस्तावित 163 मेगावाट अथरापल्ली जल विद्युत परियोजना को रद्द भी कर दिया है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 को देखते हैं। अपसल्कन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट है हमारे पास। चलिए उनको पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है कि यह अपक्षय प्रक्रिया का एक परिणाम है। वहीं सेकंड दिया गया है कि अपशल्कित गुंबद सामान्य तौर पर शुष्क जलवायु और उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में बनते हैं। थर्ड दिया गया है कि अपशल्कित टार्स निरंतर अभारितकरण और शैलों के प्रसार के कारण बनते हैं। तो यहाँ पे देखना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो इसका आंसर हो जाता है केवल एक। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अपसल्कन क्या होता है? अपसल्कन अपक्षय प्रक्रिया का एक परिणाम है। शैलों में जो विद्यमान विभिन्न प्रकार के खनिज होते हैं वे स्वयं में विस्तारण एवं संकुचन की उनकी एक सीमाएं होती हैं। तापमान बढ़ने के साथ साथ प्रत्येक खनिज फैलता है एवं उसके निकटस्थ जो खनिज होते हैं उनको वो दबाता भी है, तथा तापमान गिरने के साथ साथ उनमें संकुचन भी होता रहता है। तापमान में दैनिक परिवर्तन के कारण क्या होता है कि शैलों के छिछले स्तरों के खनिज कणों में आंतरिक संचलन नियमित रूप से होता रहता है। ठीक है, बात करें अब शल्कित टार्स के बारे में, तो यह प्रक्रिया शुष्क जलवायु एवं अधिक ऊंचे क्षेत्रों में जहां दैनिक तापक्रमांतर बहुत अधिक होता है वहाँ ये सर्वाधिक प्रभावशाली देखे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आई होप कि हमने अपशल्कन के बारे में काफ़ी बात कर ली। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, जिसको पढ़ लेते हैं। तटीय प्रवाल भित्ति के संदर्भ में यहाँ पे दिया गया है कि तटीय प्रवाल भित्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हमारे पास दिए गए हैं 2 स्टेटमेंट, जिसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि तटीय प्रवाल भित्तियां ऐसी प्रवाल वेदिकाएं होती हैं जो मुख्य भूमि से बाहर की ओर विस्तारित तट के निकट स्थित होती हैं। और यह सेकंड स्टेटमेंट है कि यह कभी कभी उथले लेगून द्वारा तट से अलग भी हो जाती है, अर्थात पृथक हो जाती है।
तो इसका जो आंसर है, इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। ठीक है, 1 एंड सेकेंड दोनों ही कथन एकदम करेक्ट हैं। परवाल भित्तियों के बारे में जाने तो तटीय परवाल भित्ति एक परवाल वेदिका है जो मुख्य भूमि से बाहर की ओर विस्तारित हो जाती है। आपने परवाल भित्तियों के बारे में देखा भी होगा। कभी कभी उतले लेगून द्वारा तट से अलग भी हो जाती हैं। जब किसी उभरे हुए अंतरिक्ष पर अनुषंगी होती हैं तब ये विस्तृत होती हैं, लेकिन एक धारा के मुहाने पर यह पूर्णतः अनुपस्थित भी होती हैं। एक तरह से बात करें परवाल भित्तियों के बारे में तो ताजे भोजन की आपूर्ति को निरंतर नवीनीकृत करने वाली ये तिल छिटकती लहरों के कारण बाहरी किनारे पर तेजी से विस्तृत होती हैं और परवाल भित्तियां लगभग 1 मील तक चौड़ी हो सकती हैं, जो निम्न जल स्तर से थोड़ी ही ऊपर होती हैं। तथा आपने देखा होगा कि समुद्र में छोटे छोटे टापू आपको घास ही देखने को मिलती है ना, आपको घास दूर दूर क्या देखने को मिलते हैं, टापू देखने को मिलते हैं। बहुत से बहुत ज़्यादा ऐसे हैं टापू, बहुत ज़्यादा आइलैंड हैं जो परवाल भित्तियों से ही बने हुए हैं। ठीक है, तो परवाल भित्ति के बारे में आप भी अपने आप थोड़ी जानकारी प्राप्त करें। हो सकता है कि परवाल भित्ति कई बार यूपीएससी में रिपीट रहा है टॉपिक, तो उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 7 देखते हैं। भारत के अर्ध सदाबहार वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा स्टेटमेंट, हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, देख लेते हैं। यह वन सदाबहार और नम पर्णपाती वनों की मिश्रण है। सेकंड है यह अंडमान, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर क्षेत्र, बंगाल और उड़ीसा में पाए जाते हैं। थर्ड है कि इन वनों में 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। फोर्थ है कि ऑर्किड, कदम, लॉरेल, सफ़ेद देवदार इन वनों की प्रमुख प्रजातियां हैं। तो ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर देख लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाता है डी, अर्थात ये चारों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं। अर्ध सदाबहार वनों की ये सारी विशेषताएं एकदम करेक्ट हैं, तो इसके बारे में हमें डिस्कस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें आपको क्वेश्चन में ही देखने को मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित विधियों पर विचार करें। ये विधियाँ किससे संबंधित हैं? मृदा अपरदन को कम करने के उपाय में कैसे कार्य करती हैं? कौन कौन सी जो विधियाँ हैं वो मृदा अपरदन को कम करने में कार्य करती हैं, वो हम देख लेते हैं। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है कि समरोच्चीय रेखाएं, सेकेंड है पट्टीदार सस्यन, ठीक है, थर्ड दिया गया है वातरोधक, फोर्थ है आवरण खेती, ठीक है, और फिफ्थ हमें दिया गया है मिश्रित खेती। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। उपयुक्त में से कौन सी विधियां मृदा अपरदन को कम करने के उपाय के रूप में कार्य कर सकती हैं? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अर्थात ये जो पांचों ये जो क्रियाएं हैं, पांचों की पांचों मृदा अपरदन को कम करने के उपाय में कार्य करती हैं। अपरदन में हमने पहले भी क्वेश्चन देख लिया है, तो मृदा अपरदन को समझाने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इस नए क्वेश्चन को, जिसका क्वेश्चन 9। इस प्रकार की जलवायु, यहाँ पे एक जलवायु के बारे में वर्णन किया गया है, जिसको आपको पहचानना है कि कौन सी जलवायु के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार की जलवायु में वर्षा का वितरण पूरे वर्ष पर्याप्त मात्रा में होता है, जिसमें ग्रीष्म ऋतु के दौरान अधिकतम वर्षा सामान्य वर्ष के द्वारा होती है और वार्षिक तापांतर बहुत अधिक होता है। इस प्रकार की जलवायु दक्षिणी गोलार्ध में देखने को नहीं मिलती, अर्थात अनुपस्थित होती है, और कास्ट कर्म यहाँ की प्रमुख आर्थिक गतिविधि देखी जाती है। हमसे यहाँ पे पूछा है कि उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाता है आंसर बी, साइबेरिया तुल्य जलवायु के बारे में यहाँ पे बातें की गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th एंड लास्ट क्वेश्चन, शीत ऋतु के दौरान दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड क्यों होती है? ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन है कि उत्तरी भारत में इतनी ठंड क्यों होती है, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो जिन पे बात कर लेते हैं। उत्तरी भारत महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है। ठीक है, और निकटवर्ती, सेकंड है कि निकटवर्ती हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट है, यह स्थिति कैस्पियन सागर से भारत के उत्तरी भाग की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी पवनों के कारण उत्पन्न होती है। इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, तो इसका आंसर हो जाता है डी, अर्थात ये तीनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं। उत्तर भारत में ऋतुएं अर्थात ठंड होने के ये तीनों ही कारण एकदम करेक्ट हो जाते हैं।
ठीक है। तो चलिए, ये थे हमारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड, जो आपके यूपीएससी प्रीलिम 2023 में बहुत हेल्पफुल होंगे। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी हो ये सीरीज़। अगर आपको अच्छी लगी है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कराएं, इसको शेयर करते रहें, बाकी एस्पायरेंट्स को भी इसका लाभ दिलाएं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ज्वाइन करें और हमारा टेलीग्राम चैनल डिलाइट आईएएस, जिस पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ और अदर करंट अफेयर रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जो टॉपिक्स हैं वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स में भी बहुत हेल्पफुल होंगे। और ये वीडियो जितनी हो सके आप शेयर करें। ठीक है, और कमेंट करें कि आपको ये कैसी लगी। थैंक यू।